हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर ऑफिशियल में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध। ये मतलब हमने अभी क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, महाजनपद काल को पढ़ा था। और महाजनपद काल में हमने बहुत सारे जनपद देखे थे, 16 महाजनपद देखे थे। और 16 महाजनपद में क्या था, एक मगध आपका महाजनपद आता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। और यहाँ मतलब यही हमको पढ़ना है बेसिकली, और यही आपका क्या है प्राचीन इतिहास में अगर आप महाजनपद पढ़ते हो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मगध। और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको ये टॉपिक करा दिए हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और उसके बाद हमने क्या है महाजनपद भी आपको करा दिया है। तो ये सारे टॉपिक हो चुके हैं और आज का क्या है हमारा मगध का उत्कर्ष है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मगध के उत्कर्ष को। मगध का उत्कर्ष, इसमें हम जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारे राजा आएंगे, बहुत सारे वंश आएंगे। जो एक वंश को दूसरा वंश आएगा ना तो वो हटाकर ही आएगा। इतिहास में जब भी ऐसा होता है, कोई राजा आता है तो पिछले राजा को खत्म करके ही आता है। तो मगध के उत्कर्ष में हम क्या देखेंगे, यहाँ का सबसे पहला जो शासक था वो कौन था। देखिए सबसे जो प्राचीन वंश है ना वो यहाँ पे था बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश जो था, इसकी जो राजधानी थी वो आपकी राजगिरह थी, जिसको हम गिरिब्रज भी कहते हैं, गिरिब्रज या राजगिरह ये कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश जो कि आपका 544 से 412 तक रहता है। और यहीं से हमको क्या है इसमें पढ़ना भी रहता है, ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से हो जाता है। बिंबिसार, इसकी राजधानी आपकी राजगिरह होती है। शिशुनाग आता है अगला जो वंश आता है शिशुनाग। फिर उसमें क्या है, शिशुनाग उसकी स्थापना करते हैं और इनकी राजधानी होती है वैशाली। अगला आता है आपका नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक होता है महापद्मानंद होता है और इनकी राजधानी होती है पाटलिपुत्र। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका वंश आता है ना वो आता है आपका मौर्य वंश। ये आपका एक वंश नहीं होता है बल्कि एक साम्राज्य होता है और इसका जो संस्थापक होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य होता है और इनकी भी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र होती है, ठीक है। अब हम एक एक राजा को पढ़ते हैं, एक एक वंश को, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट राजा हैं सारे के सारे राजा हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हर्यक वंश। देखिए हर्यक वंश जो है ना इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप आगे समझोगे कि ऐसा इसमें क्यों कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें जो राजा थे वो कौन कौन से थे। एक बिंबिसार था, अजातशत्रु था, इसी को हम कुड़िक कहते हैं, उदयन है, नागदशक है। ये इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं राजा होते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं सबसे पहले बिंबिसार को। बिंबिसार जो है ना वो 544 बीसी से लेकर 493 बीसी तक शासन करते हैं। अगर इनका शासनकाल देखोगे आप, कैलकुलेट करोगे ना तो ये सबसे लंबा इतिहास का शासनकाल रहता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या इसके संस्थापक कौन होते हैं, बिंबिसार होते हैं। और इनका सबसे बड़ा शासनकाल रहता है, 52 वर्षों का शासनकाल रहता है, ठीक है। इनकी उपाधि या इनका अन्य नाम कहते हैं तो इनका नाम था श्रेणिक। क्या था, श्रेणिक। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा श्रोणिक मिले या श्रेणिक मिले, आप समझ जाना कि ये बिंबिसार का नाम है, ठीक है। और क्या है, इनकी जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी, राजगिरह थी। इनका जो धर्म था ना, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था, बौद्ध धर्म को। महात्मा बुद्ध से ये इतना प्रेरित हुए थे कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकले थे तो इनसे मिलते हैं एक बार। तब जब ये मिलते हैं तो ये कहते हैं जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मुझे जरूर बताना कि मुझे वो ज्ञान जरूर देना। तब जाके ये क्या करते हैं, ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। कौन, बिंबिसार। और ये महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए एक वैद्य भेजते हैं, राजवैद्य जीवक एक राजवैद्य होता है इनका, जिनको जब महात्मा बुद्ध की हालत बहुत खराब होती है, बीमार हो जाते हैं, तब ये जीवक को भेजते हैं उनके इलाज के लिए। अब इन्होंने कार्य क्या क्या किए हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। ये एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था इनकी थी और विदेश नीति थी। बहुत ही मतलब प्रशासनिक बहुत अच्छा इनका प्रशासन था और विदेश नीति इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी हम जानेंगे भी इनकी विदेश नीति क्या थी। और इन्होंने क्या किया था, जो अंग राज्य है ना, अंग महाजनपद है ना, उसको इन्होंने जीतकर मगध में मिला लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का राजा बना दिया, या एक तरीके से कह देते हैं वहां का राज्यपाल बना दिया, उपराजा बना दिया, ठीक है। और अवंती के राजा अवंती के राजा प्रदोत के इलाज के लिए इन्होंने जीवक को भेजा था। तो इन्होंने देखिए महात्मा बुद्ध के लिए भी जीवक को भेजा था और जो अवंती के शासक थे राजा चंद्र प्रदोत, इनके लिए भी इन्होंने क्या किया था, जीवक को भेजा था, ठीक है।
और ये जीवक था कौन, इसको भी तो जानना जरूरी है, जीवक कौन था। जीवक ये आम्रपाली वेश्या का पुत्र था। आप पढ़ते हैं ना इतिहास में, वैशाली नगर की जो वेश्या थी ना, वो आपकी आम्रपाली थी, बहुत ही खूबसूरत थी, तो ये उसी का पुत्र था। और बिंबिसार ने क्या किया था, इस आम्रपाली से विवाह कर लिया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो जीवक इनका पुत्र भी था, तो इसलिए, और ये राजवैद भी इनका था। तो ये आप कनेक्शन समझे होंगे कि राजवैद और क्या नाम बिंबिसार का क्या कनेक्शन था। अब देखिए इनकी जो वैवाहिक नीति है, जो विदेश नीति है, वो इनकी क्या है। इन्होंने क्या किया, वैवाहिक नीति साम्राज्य विस्तार के लिए इस्तेमाल की, यही इनकी विदेश नीति कहलाती है। कैसे, कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी, जो कौशल था ना, कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती थी, वहां के राजा थे प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत की बहन थी महाकौशला, तो उनसे इन्होंने विवाह किया। क्यों किया, ताकि जो आपके राजनीतिक संबंध है ना, वो और ज्यादा पावरफुल बन जाए, ठीक है। और वैशाली के चेटक की पुत्री, वैशाली के चेटक एक राजा था वैशाली का, तो उसकी पुत्री थी आपकी चेलना। और ये चेलना कौन थी, ये महावीर स्वामी की ममेरी बहन थी। क्यों, चेटक की जो बहन थी ना, चेटक की जो बहन थी वो महावीर स्वामी की माता जी थी, और चेटक की जो पुत्री है तो वो महावीर स्वामी की बहन लगती है, होती ही है। तो उससे भी ये शादी कर लेते हैं, और जब ये उससे शादी कर लेते हैं तो ये जैन धर्म को भी स्वीकार कर लेते हैं बाद में, क्योंकि ये जो चेलना थी ना, ये महावीर स्वामी की पमेरी बहन थी, जैन धर्म को फॉलो करती थी, तो ये इनके कहने पे जैन धर्म को भी लास्ट में अपना लेते हैं। और भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी ये विवाह करते हैं, चेलना के कहने पर जैन धर्म, ये तो मैंने बता ही दिया। बिंबिसार ने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया था। इनका एक पुत्र था जो सबसे बड़ा था, ज्येष्ठ, उसको इन्होंने क्या किया, उत्तराधिकारी बना दिया। अब होता क्या है, जब ये इसको उत्तराधिकारी बना देते हैं तो जो अजातशत्रु होता है, अजातशत्रु क्या करता है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा, अपने आप गद्दी पे बैठा। अच्छा, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी, इसीलिए इस वंश को हम क्या कहते हैं, पितृहंता वंश कहते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको आगे समझ आएगा ये वंश पितृहंता वंश क्यों कहलाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने कर दी थी, इसीलिए इसको पितृहंता मतलब पिता की हत्या करके आगे बढ़ता है ये वंश। अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु क्या है, ये 493 से लेके 461 तक आपका रहता है। 483 BC में पिता की हत्या करके मगध का राजा बनता है। इसके बचपन का नाम कुणिक था, कुणिक था इसका नाम, जैसे उनका नाम श्रेणिक था, इनका नाम कुणिक था। और इनकी माता का नाम क्या था, महाकौशला था। क्या था, महाकौशला था। और प्रारंभ में ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में क्या करते हैं, ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की जो पहली बौद्ध संगीत है ना, वो भी तो यही आयोजित कराते हैं। और इनका एक मंत्री था वत्सकार, उसकी सहायता से इन्होंने क्या किया था, वैशाली को मगध में मिला लिया था। हालांकि क्या कहते हैं, अंग को किसने मिलाया था, बिंबिसार ने मिला लिया था, और वैशाली को मगध में किसने मिला लिया था, वो आपके अजातशत्रु ने मिला लिया था। और 483 BC में पहली बौद्ध संगीति कराते हैं, कहाँ, राजगृह में कराते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है आपका महाकश्यप होता है, और कराते कौन है, ये आपके अजातशत्रु कराते हैं। 461 BC में पुत्र उदयन द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इनकी पत्नी क्या थी, उनका नाम था बाजिरा, जो कि प्रसन्नजीत की पुत्री थी। प्रसन्नजीत की क्या थी, पुत्री थी। और ये प्रसन्नजीत कौन था, ये इनकी माता का भाई था, तो एक तरीके से बोले तो ममेरी बहन ही थी। इनकी माता का भाई था, तो ये ममेरी बहन हुई। तो क्या करते हैं, ये युद्ध में पराजित करके, किसको, प्रसन्नजीत को युद्ध में पराजित किया, और बाजरा से क्या किया, इन्होंने विवाह कर लिया। और काशी क्या लिया, दहेज में ले लिया। काशी क्या है, इन्होंने दहेज में लिया। और इन्होंने क्या किया, युद्ध में महाशिला कंटक और रथमूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है ना, वो इन्हीं के शासनकाल में होती है, क्योंकि 483 BC में आपके महात्मा बुद्ध की डेथ होती है, और 468 में शायद आपकी क्या है, उनकी क्या कहते हैं, महावीर स्वामी की भी आपकी क्या है, डेथ हो जाती है। तो ये आप याद रखना, ये सारी कहानी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो
उदायन आपके 461 से 412 तक रहते हैं और ये क्या करते हैं, 461 में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करते हैं और गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र जो नगर है वो उदायन के द्वारा बसाया गया था, उदायन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले पाटलिपुत्र को इन्होंने ही राजधानी बनाया। अगर आपसे पूछा जाए पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो उदायन ने बनाया। बसाया किसने, उदायन ने बसाया। और इसका प्राचीन नाम क्या था, कुसुमपुरा था। और ये जो कुसुमपुरा था या पाटलिपुत्र था, यह गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर स्थित था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो आरओ में भी पूछा गया था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। और ये भी पूछा जा चुका है कि गंगा, गंडक और सोन नदी है ना, गंगा, गंडक और सोन नदी हैं, इनके किनारे पे कौन सा नगर स्थित था, या ये पूछ लिया जाता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे था। और ये क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इनका धर्म क्या था, जैन धर्म था। अब देखिए उदायन के पुत्र कौन कौन थे, तो आपका एक तो अनिरुद्ध था, एक आपका क्या था, मुंडा था, और एक आपका क्या था, नागदशक। और ये नागदशक क्या होता है, ये अंतिम शासक होता है। और इस अंतिम शासक नागदशक था जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी थी। शिशुनाग कौन था, ये इनका मंत्री था और उसने इनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो ये आप याद रखना। अब आगे कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश आगे आता है। अब देखिए शिशुनाग वंश की जो स्थापना होती है वो 412 में होती है। कब होती है, 412 में। और ये कब तक रहता है, 344 तक आपका क्या है, ये रहता है। और सबसे पहला शासक कौन होता है, शिशुनाग होता है। इसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन था, शिशुनाग था, जो कि 412 से लेकर 394 तक रहता है। हर एक शासक नागदशक का अमात्य था, यानी कि मंत्री था, और उसकी हत्या करके ये आता है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, वैशाली। उदायन ने बनाई थी पाटलिपुत्र, इसने कहाँ बनाई, वैशाली। ठीक है। और अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनको हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। किसको, अवंती को। तो अवंती को किसने मिला लिया था मगध में, तो शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। इनका पुत्र आपका कौन था, कालाशोक था। कालाशोक इनका पुत्र था। और कालाशोक जो क्या है वो 394 से लेकर 344 तक आपका क्या है, बीसी तक शासन पे रहता है। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये चीजें कंफ्यूजिंग हैं। देखिए शिशुनाग की राजधानी आपकी क्या है, वैशाली है, और इनकी राजधानी आपकी पुनः पाटलिपुत्र हो जाती है। तो ये आप याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। ठीक है, तो ये कालाशोक ने बनाई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति जो कि 383 बीसी में होती है, इन्होंने ही कराई थी। कहाँ पे होती है, वैशाली में होती है। और क्या बोलते हैं, सुब्बा कामी इसके अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, अंतिम शासक कौन था इसका, नंदीवर्धन। इस वंश का यानी शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। और इसकी हत्या किसने कर दी थी, महापद्मानंद ने कर दी थी, और नंद वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं तो नंद वंश को पढ़ते हैं। नंद वंश जो कि 344 से लेके 323 बीसी तक रहता है। तो ये आप देख लीजिए, महापद्मानंद ये इस वंश के क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। इन्होंने क्या किया था, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी, और करके क्या किया था, इसकी स्थापना की थी नंद वंश की। इनके समकालीन एक कवि थे जिनका नाम था पाणिनि, जिनकी पुस्तक आपकी क्या है, अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण पर आधारित पहला ग्रंथ है। और पाणिनि को पहला व्याकरण बोला जाता है। अब देखिए जो महापद्मानंद थे ना, इनकी कुछ उपाधियां थी, इनसे संबंधित उपाधियां आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो उपाधियां आपको पता होनी चाहिए। देखिए एक इनकी उपाधि थी उग्रसेन। इन्हें पाली ग्रंथों में क्या कहा गया है, जो पाली ग्रंथ आपके हैं ना, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है ना, उनमें इनको क्या कहा गया है, उग्रसेन कहा गया है। और इन्हें क्या कहा गया है, परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों को ढूंढ के नहीं रखा था। इनको क्या कहा जाता है, क्षत्रियों का नाशक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों को मिटाया था, तो इनको परशुराम का दूसरा अवतार कहते हैं। इनको एकराट कहा जाता है पुराण में, एक छत्र कहा जाता है, और सर्व छत्रांतरक कहा जाता है, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला महापद्मानंद। तो इनको सर्व छत्रांतरक कहा जाता है, परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है, एकराट कहा जाता है, एक छत्र कहा जाता है, उग्रसेन कहा जाता है। ये इनकी उपाधियां थी। तो ये आप याद रखना।
अब इनके बाद एक राजा आता है घनानंद, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, शासक होता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका महापद्मानंद हो गया, संस्थापक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। क्यों? क्योंकि इसी को मार के आपका क्या है ना, चंद्रगुप्त मौर्य शासन पे आते हैं। और इसको क्या कहते थे हम? इसको कहते थे अग्रमीज। घनानंद को अग्रमीज के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अग्रमीज के नाम से जाना जाता था। सिकंदर का आक्रमण जो 326 बीसी में होता है, वो इसी के शासनकाल में होता है। इसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हत्या कर दी गई थी और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था, और इसका अमात्य क्या था? शकटाल तथा स्थूलभद्र, ये इनके क्या थे? अमात्य हुआ करते थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।